नमस्कार। इस वीडियो में मैं सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण विषय पर बातचीत करूंगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि माना जाता है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति मानव की अनादिकाल से ही सहचरी रही है और इस दृष्टि से प्रकृति और मानव में एक अटूट संबंध स्थापित हो चुका है। मानव ने जब से अपनी आंखें खोली हैं तब से प्रकृति के विविध रूपों को उसने निरखा है, परखा है और अपनी अनुभूतियों को साकार रूप भी प्रदान किया है। छायावादी कवियों की यदि बात करें तो कविवर सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति प्रेमी कवि माना जाता है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। अपने प्रारंभिक कवि जीवन से ही इन्होंने प्रकृति की गोद में बैठकर अपनी अनुभूतियों को साकार रूप प्रदान किया है। उनके द्वारा लिखा भी गया है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल के मैं इस जग को। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पले बढ़े पंत ने प्रकृति को अपनी प्रेरणा बताते हुए यह कहा है कि कविता हमें सबसे पहले प्रेरणा प्रकृति निरीक्षण से ही मिलती है, जिसका श्रेय उनकी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि के जीवन से पहले भी वे कहते हैं कि मुझे याद है मैं घंटों एकांत में बैठा हुआ प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त जाल सा बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंखें मूंद कर लेटता था तो वह दृश्य पट्ट चुपचाप मेरी आंखों के सामने घूमा करता था। यही बाल सहचरी प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य में उनकी स्वप्न प्रिया के रूप में हमारे सामने आती है। वे लिखते हैं, जो बाल सहचरी रही तुम्हारी स्वप्न प्रिया, जो कला मुकुर बन गई तुम्हारी हाथों में, तुम स्वप्न धनी हो जिसके बने अमर शिल्पी। इस प्रकार अपने काव्य के माध्यम से पंत और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। कवि पंत प्रकृति के आकर्षक रूप पर इतने मंत्रमुग्ध रहते हैं कि उन्होंने प्रकृति को ही अपना सब कुछ माना है और प्रकृति ने भी पंत को एक मातृहीन बालक की भांति अपना सच्चा दुलार दिया है। उसने अपने विविध रंगों से कवि की कल्पना को साकार किया है। कवि उसके रूप में अपनी रूपसी और अपनी प्रिया को भी देखता है। पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण की जब बात करते हैं तो अपनी कला में उन्होंने समस्त शैलियों को बड़ी अपनत्व की भावना के साथ और बड़े सहज रूप में अपनाया है। इसीलिए उनके काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप हमें दिखाई दे जाते हैं। जहां तक आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण की बात है तो उनका साहित्य इस दृष्टि से दो रूपों में दिखाई पड़ता है, एक संश्लिष्ट रूप में और दूसरा स्वतंत्र रूप में। कवि पंत के काव्य का अनुशीलन करते हैं तो प्रकृति चित्रों में संश्लिष्ट प्रणाली का प्रयोग अधिक हुआ है। इस प्रणाली में प्रकृति अलौकिक रमणीयता के साथ अपने पूर्ण और समग्र रूप में उनके काव्य में अवतरित हुई है। इस प्रणाली में नामों की गणना प्रचुरता के आधार पर की गई है। ग्रामश्री में कवि विविध फलों के नाम गिनाता हुआ
वर्णन करता है। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। लह लह पालक मह में धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। प्रदेश में पावस ऋतु का वर्णन कवि की लेखनी से बहुत सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुआ है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेघाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र सुमन फाड़ अवलोक रहे हैं बार बार। जहां तक उद्दीपन रूप में प्रकृति के चित्रण की बात है, वहां मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त किया जाता है और प्रकृति को माध्यम बनाया जाता है। पंत के रूप में, पंत के काव्य में इस रूप का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। कभी कवि का हृदय कली कली को मुस्कुराता हुआ देखता है, कभी ओस कणों के रूप में अपने आंसुओं को निहारता है, कभी प्रकृति की पीड़ाओं को देखकर उसके मन में एक वेदना का भाव जागृत होता है। और इसी विरह प्रधान रचनाओं में उद्दीपन रूप को वे अभिव्यक्त करते हुए लिखते हैं। धधकती है जलदों से ज्वाल, बन गया नील व्योम प्रवाल, आज सोने का संध्या काल, जल रहा जंतु गृह सा विकराल। पंत के काव्य में संवेदनात्मक रूप में भी प्रकृति को चित्रित किया गया है। यहां ये दो रूपों में देखने को मिलता है। एक कोटि में मानव की खुशियों के साथ आनंद प्रकट हुई प्रकृति प्रतीत होती है, तो दूसरी तरफ प्रकृति मानव मन के दुख के साथ स्वयं अश्रुपात करती हुई दिखाई पड़ती है। दोनों रूपों को संवेदनात्मक गहमा गहमी से प्रस्तुत करते हुए उन्होंने वर्णन किया है। आनंद के क्षणों में प्रकृति का आनंद और उल्लास देखते ही बनता है। जब मिलते नयन मौन पल भर, खिल खिल अपलक कलियां निर्भर, देखती मुग्ध विस्मित नभ पर, तुम मनिराधर पर मधुर अधर, धरते झरते हिमकरण झरझर। मोती के चुंबन से चुककर, मृदु मृदुलों मुकुलों से के सस्मित मुख पर। इस प्रकार कवि ने प्रकृति को अश्रुपात करते हुए भी दिखाया है। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिहर उठता समुद्र का मन, सिहर उठते खगगन। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अव्यक्त सत्ता के रूप में प्रदर्शित कर रहस्यात्मक रूप में भी प्रकृति का वर्णन किया है। कभी नक्षत्रों से प्रकृति मौन निमंत्रण दिया करती है, कभी लहरों को हाथ उठाकर बुलाया करती है, कभी खद्योत के रूप में पथ प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ती है। कभी पंत की इस रहस्यमयी सत्ता की और जो दृष्टि रही है, उसे वे अपनी मौन निमंत्रण कविता में प्रकृति के रहस्यात्मक रूप के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है तब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर पर झरती जब पावस धार, न जाने तड़क तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता सब मौन। कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों का प्रयोग उपमानों के माध्यम से भी किया है। आंसू कविता में तो उपमानों के भंडार उन्होंने प्रस्तुत कर दिए हैं, जहां विभिन्न प्रकार की उपमाओं की सृष्टि उन्होंने की है। मेरी पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा अपार, उमड़ा मन, गहरे धुंधले धुले सांवले, मेघों में मेरे भरे नयन। इसी प्रकार प्रथम रश्मि कविता में भी उन्होंने परंपरागत आलंकारिक रूप में प्रकृति को चित्रित किया है। नारी के केशों को विविध रूपों में वो देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रकृति के मानवीकरण को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से अपने काव्य में
अभिव्यक्त किया है। मानवीय चेष्टाओं और भावनाओं का सुंदर और सजीव आवरण चढ़ाकर उन्होंने अपने मानवीकरण को एक प्रभावकारी चित्रण के रूप में हमारे सामने रखा है। संध्या को देखकर उसका नवयुवती के रूप में प्रभावी वर्णन बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम में उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मधुर मृदु मौन। इसी प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियों में कवि ने गंगा को देखकर उसे नारी मानकर जो चित्रण किया है वह भी अपने आप में अद्भुत है, दुर्लभ है। सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनमंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। कवि ने प्रकृति को दूती के रूप में भी प्रस्तुत कर सजीव कल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। हिंदी और संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर प्रकृति को पवन के रूप में दूत या दूती बनाकर संदेशवाहक के रूप में काम लिया गया है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए बादल कविता में कवि पंत ने एक बहुत सुंदर कल्पना हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। दमयंती सी कुमुद कला के, रजत करों में फिर अभिराम, स्वर्ण हंस से तुम मृदु ध्वनि कर कहते प्रिय संदेश ललाम। पंत अपने कविता में दूसरे कवियों की भांति प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। परिवर्तन कविता इसी रूप में अभिव्यक्त हुई है। उसमें प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। और जिसने कोयल बन सिखलाया तुमको गाना, मृदु गुंजन भर बतलाया मधु संचय करना, फूलों की कोमल बाहों का आलिंगन भर। इसी प्रकार से उनकी एक कविता है पतझर। पतझर में पुराने पत्तों के गिरने और नए पत्तों के आने के इस क्रियाकलाप को उन्होंने संसार के आवागमन से जोड़ दिया है। और वे कहते हैं, झरो 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 जंगम जग प्रांगण में, जीवन संघर्षण में, नवयुग परिवर्तन में, मन के पीले पत्तों, झरो झरो झरो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविवर पंत ने प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों को अपनी कविता में वर्णित किया है। प्रकृति को सजीव और आकर्षक रूप प्रदान करने में उनका कोई सानी नहीं रहा है। सुकोमल भावनाओं को प्रधान रूप में उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। इसीलिए उनकी कविता में दूसरी कवियों की भांति प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई नहीं पड़ता और उनकी सहचरी बनकर एक अनुपम रूप में सुसज्जित होकर उनकी कविता में प्रकृति आ गई है। इसीलिए यदि हम ये कहते हैं कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं या प्रकृति के चितेरे कवि हैं तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद।